जैसा कि मैंने आपको 104 तक वीडियो यूट्यूब पे बना चुकी हूँ गोदान पाठ का, जो 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। ये उनका आखिरी उपन्यास था जो हमारे एमए और नेट की परीक्षा और बहुत सारी परीक्षाओं में आता है जिनके पास हिंदी होती है। तो मैं आगे की 105 का वाचन करने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी होगा। कुछ बस 100 कदम ले चलिए, मेरी तो ऐसे ही दोस्तों से निकलती है जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हो। तक्खा का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपनी कॉल के पक्के हैं, इसमें कोई संदेश ना था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी, आखिर मिर्जा इतनी दूर ले ही आए हैं। बहुत ज़्यादा थके तो नहीं, जान पड़ते हैं। अगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से निकल जाएगा। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है, बहुत होगा 4-5 पसेरी होगा। 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेंगे। जेब में रुपए हो तो थोड़ी सी भी बीमारी सुख की वस्तु है। तक्खा कर रहा है, सोच रहा है मन में। 100 कदम की राही, हाँ 100 कदम मैं गिनता चलूँगा। देखिए निकल ना जाइएगा, निकल जाने वाले पर लानत भेजता हूँ। तक्खा ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतारकर लकड़हारे को दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया और रुमाल से मुँह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हैं। हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी। कमर झुक गई। हाफ उठते और लाश को जमीन पर पटकने वाले थे कि मिर्जा ने सहारा देकर आगे बढ़ाया। तक्खा ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पाँव रख रहे हों। मिर्जा ने बढ़ावा दिया। शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। तक्खा ने एक डग और रखा। मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मार दिया मैदान, शाबाश, जीते रहो पट्टे। तक्खा 2 डग और बढ़े। आखिर निकाली पड़ती थी। बस एक बार और जोर मारो दोस्त। मैं 100 कदम की शर्त गलत 50 कदम की ही रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उसके दबोचे हुए उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियाँ जवाब दे रही थी। केवल लोभ किसी लोहे की धरना की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वह सहतीर भी जवाब दे गई। लोभी की कमर भी टूट गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर में चक्कर आया और वह शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी। जोर तो यार, तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। तक्खा ने हाँफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। 2 मन से कम ना होगा ससुर। मिर्जा ने हाँफते हुए कहा, लेकिन भाईजान मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब खुशामद करनी शुरू की। मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी, आपको तमाशा देखना था, वह आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुआवजा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़कर की, इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा ली और भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने कांख कूंक कर 10 कदम इसे उठा लिया तो यह ना समझो कि पास हो गए। इस मैदान में मैं दुबला होने पर भी तुमसे आगे रहूँगा। हाँ, कागज तुम चाहे कितना काला करो और झूठे मुकदमे चाहे जितने बनाओ। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था और कई लड़के इस इमली के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू, कैसे मारा, कहाँ मारा, कैसे गोली लगी, कहाँ लगी, इसी को क्या लगी और हिरन को क्यों न लगी। लकड़हारा हाँ करता इमली के नीचे पहुंचा।
और हिरन को उतारकर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़कों और लड़कियों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटा बालक ने कहा, यह हमारा है। इसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप नहीं, सिपाही पकड़ ले जाएंगे। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा नहीं हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, बापू तो लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दो भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। दो नए भले आदमी को देखकर वह जरा सा घूंघट निकाल कर और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी उटंगी है। वह इस भेष में मेहमानों के सामने कैसे जाए, और गए बिना काम नहीं चलता, पानी वानी देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरिया इस गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमी को जमा किया, शराब मंगाई, शिकार पका, समीप के बाजार में घी और मैदा मंगाया, सारे गांव को भोज किया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबको दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे, और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी ही देर में सारे गांव में उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया कि मानो यहीं के निवासी हो। लड़के तो उन पर लदे पड़ते थे। कोई उनकी फुदनेदार टोपी सिर पर रख लेता था, कोई उनकी राइफल कंधे पर रखकर अकड़ता हुआ चलता था, कोई उनकी कलाई को घड़ी खोलकर अपनी कलाई में बांध लेता था। मिर्जा ने खुद खूब देसी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर के नए नर नारी इन्हें बहुत दूर तक पहुँचाने आए। कई तो रोते थे, ऐसे सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनके दावत की हो। जरूर यह कोई राजा है, नहीं तो इतना दरिया दिल किसका होता है कि इनके दर्शन फिर काहे को होंगे। कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे फिर कर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे। काश मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके रोज आते। आज का दिन बड़ा मुबारक है। तख्खा ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब कि कोई बात ना हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छाने के बाद अपना समूह लिए लौट जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए हुए थे। मालती बिमन सी अलग बैठी थी, जो नई बात थी। राय साहब ने खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकलती थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की है। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी। जब से होरी के घर में गाय आ गई थी, घर की श्री ही कुछ और हो गई थी। धनिया का घमंड तो उसके संभाले से बाहर ही हो जाता है। जब देखो गाय की चर्चा, भूसा दिज गया था, ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, उसी के कुद्दी काट कर जानवर को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दोगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल ले लेकर निकले और राय साहब ने कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुक जाएगी, किसी को हल न ले जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया और कभी तो उनकी कड़ाई न होती थी। अब की यह कैसा हुक्म, कोई गांव छोड़ कर भागा थोड़ो ही जाता है। अगर खेतों में हल ना चले तो रुपए कहाँ से आएंगे? निकलेंगे तो खेतों से ही। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित नोखेराम। आदमी बुरे न थे, मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टाले।
अभी उसी दिन राय साहब ने होरी से कैसे दया और धर्म की बातें की थी और आज असमियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ। वह अगुआ बनकर क्यों बुरा बने? जब और कोई कुछ कोई नहीं बोलता तो वही आग में क्यों कूदे? जो सबके लिए जब सबके सिर पड़ेगा वह भी झेल लेगा। किसान में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजन के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू शाह की आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसकी कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दातादीन और दुलारी और सहुआइन भी लेन देन करती थी। सब में बड़े महाजन थे झुंगरू सिंह। वह शहर के बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। इनके उपरांत और भी कई छोटे छोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिनके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता था। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का यह प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते थे कि होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर वह धन गया कहाँ? बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं। गाय तो कहाँ गया तो कहाँ गया? जूते जाने पर भी उसके घट्टे बने रहते हैं। तो हम आपको अगला वीडियो अगले दिन देंगे। 108 तक हमने वाचन कर लिया। धन्यवाद।